morning students, how are you? Take out your science book. Now we are going to start our class. So as you know, in our last class we completed our chapter, chapter 8. Now we are going to start next chapter, that is chapter 9, and this is last chapter of this semester. ये इस chapter का ये last chapter है इस semester का. So let us start. Okay, open the page number 277. Here is given. This chapter is belonging to unit 3. Unit 3 से belong करता है ये chapter. Unit 3 food, chapter 9 फूड एंड फार्मिंग. जो हम अभी हमने क्या पढ़ा था, खाने के बारे में पढ़ा था कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से हमें मिलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू, ये जो हमारा जो खाना है वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है, कैसे हम तक पहुँचता है और कैसे कैसे उसकी फार्मिंग की जाती है, उगाया जाता है. ठीक है. सो हियर इज गिवन सम लर्निंग पॉइंट्स. ग्रोइंग सीरियल्स क्रॉप्स, जो हमारे अनाज हैं उसकी फसलें कैसे उगाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट, वेजिटेबल और फ्रूट कैसे उगाए जाते हैं. डेयरी फार्मिंग कैसी होती है, डेयरी मतलब समझते हैं ना, दूध दही ये सब की फार्मिंग कैसे होती है. पोल्ट्री जो होते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कैसी होती है. पोल्ट्री रिलेटेड जितने भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं उनकी फार्मिंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो हियर इज गिवन 4 टॉपिक्स. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग. ओके. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. On his farm he had a cow. E-I-E-I-O. तो ये एक आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कभी. ये एक पोयम है ना, ओल्ड मैकडोनाल्ड. सुना होगा आप लोग ने, आई होप. अगर नहीं सुना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, चलिए मैं आपको ये वाली जो ओल्ड मैकडोनाल्ड हैड अ फार्म को फिर से एक बार सुना देती हूँ. ये जो पूरा पोयम बच्चों की पोयम है, आप हो सकता है आप लोग भूल गए हो. तो ये जो पोयम है वो है ओल्ड मैकडोनाल्ड हैड अ फार्म. E-I-E-I-O. And on his farm he had some cows. E-I-E-I-O. चलिए एक साथ रिपीट करते मजा आ जाएगा. ठीक है. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had some cows. E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo, there a moo. Everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had some chicks. E-I-E-I-O. With a cluck cluck here, with a cluck 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 there. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. So आप लोगों ने ये जो पोएम पढ़ी ना, अभी सुनी, आई होप आप लोगों ने भी रिपीट किया होगा मेरे साथ. तो ये जो आपने पोएम अभी पढ़ी है, तो इसमें आपने क्या देखा, ये एक फार्मर है ओल्ड मैकडोनाल्ड, है ना. तो मैकडोनाल्ड का जो फार्म है वहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं. तो अभी तो मैंने 2 ही एनिमल्स का नाम लिया, तो इस तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं. उनका साउंड भी इस पर रिलेट करता है कि छोटे बच्चों का पोयम है, जो कि आई थिंक आप लोग को भूल गए होंगे, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया. सो आगे जो है आपको इससे रिलेटेड क्या पूछा है. डू यू रिमेंबर द राइम अबाउट ओल्ड मैकडोनाल्ड फार्म. ये जो राइम है, पोयम है, उसका याद है आपको. लेट्स सी हाउ मेनी एनिमल्स नेम यू रिमेंबर फ्रॉम द राइम. तो इस जो पहले कभी पढ़ा होगा आपने ओल्ड मैकडोनाल्ड का, तो उसमें कौन कौन से एनिमल का नाम आया है. ये कह रहा है कि कौन कौन से फार्म एनिमल्स के नेम हैं जो आप जानते हैं, बताइए. इसमें कौन कौन से एनिमल्स का नेम आया है. तो आप लोग सोचकर बताइए कि आपको पता है कि मैं ही बताऊं. चलिए मैं ही बता देती हूँ. ठीक है. कौन कौन से एनिमल का नाम है, जैसे कि अभी देखिए इसमें कौन कौन सा है. जैसे कि अभी मैंने बताया क्या, चिक्स बताया, काऊ बताया ओल्ड मैकडोनाल्ड के में. और कौन कौन से थे, डक थे, पिग था, और डॉग था, शीप था. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं. हॉर्स थे जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा. मैंने 2 लाइन बस पढ़ाई थी ना. तो हम स्टार्ट करते हैं. काऊ था, और कौन था, काऊ के अलावा कौन था, पिग था वहाँ,
और उसके बाद और क्या था, चिक्स थे, हैन थे, है ना। चिक्स थे और क्या था, हॉर्स थे वहाँ। आपने कभी पढ़ा होगा, अभी मैं पूरा रिपीट करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, इसलिए मैं ना रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। डॉग था उस ओल्ड मैकडॉनल्ड के फॉर्म में, और क्या था, शिप थी। सो हैव यू एवर रिविजिटेड अ फार्म, कभी आप फार्म गए हैं ऐसे जहां पर इतने एनिमल्स होते हैं। देयर आर हग्स, there are huge farms that grow wheat, rice and lentils। बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, खेत होते हैं जहाँ पर क्या उगाया जाता है, गेहूँ, चावल और दालें उगाई जाती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल ऑफ फार्म। जो हम फ्रूट्स खाते हैं और सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स, ये भी बड़े बड़े फार्म में, जो बड़े बड़े खेतों में उगाई जाती हैं। हाउएवर ऑन यू मे ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल एंड फ्रूट ऑन योर किचन गार्डन। वैसे आप ना अपने किचन गार्डन में, अपने घर के आसपास में जो छोटा सा जगह होगा, किचन गार्डन जिसको बना सकते हैं, और उसमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं, पेज नंबर 278 पे। 278 पे आप सब पिक्चर देख रहे हैं ना, राइस का मीन्स पैडी का क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है, धान की कटाई हो रही है ना। आज क्या है जानते हैं ना, छेरछेरा। और छेरछेरा में क्या होता है, धान मांगने जाते हैं ना छत्तीसगढ़ में। और आज हम ये सारे जो सीरियल्स है उसकी हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी क्रॉप्स जो उनकी फसल होती कैसे होती वो पढ़ रहे हैं ना। Then there are farms where cattle are kept on milk एंड मीट। देखो जैसे कि ना सीरियल्स होते हैं हमारे, चावल गेहूँ ये सब उगाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, फार्म होते हैं। पर वहाँ पास कुछ और भी फार्म्स होते हैं जहाँ पास एनिमल्स रहते हैं, जो कि जिनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, और क्या मिलता है, और इनसे काम भी लिया जाता है बहुत सारे। फार्मर ऑल्सो रेज पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट। और जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म भी लगाते हैं जिसमें चिक्स वगैरह रखते हैं, और जिनसे क्या मिलता है, हमें अंडे और मटन मांस मिलते हैं। वेल लेट्स गो एंड विजिट सम फार्म्स टू लर्न मोर। चलिए कुछ फार्म में चलते हैं और इसके बारे में पता करते हैं। तो अमनजीत व्हीट फार्म, जो अमनजीत है उनके गेहूं के फार्म में चलते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। अमनजीत लिव्स इन अ विलेज नियर चंडीगढ़ इन पंजाब। चंडीगढ़ के में पंजाब के चंडीगढ़ में के पास एक गांव है, गांव में अमनजीत रहती है। इफ़ यू विजिट हिम इन द मंथ ऑफ मार्च and early April, we will be happy to show his lush green wheat field ready to be harvested। अगर आप इनके गांव में जाओगे, कौन से महीने में, मार्च के मंथ में या फिर स्टार्टिंग अप्रैल में जाओगे, तो आप देख सकते हैं कि हरे भरे गेहूं के पेड़ जो कि कटाई के लिए एकदम रेडी होते हैं, ठीक है। अमनजीत डज नॉट ग्रो व्हीट ओनली। अमनजीत केवल क्या है, गेहूं उगाता नहीं है, बट ऑल्सो ग्रोन मस्टर्ड, बार्ली एंड लेंटिल्स। वो क्या है, मस्टर्ड, सरसों भी उगाता है, बार्ली भी उगाता है, और दालें भी उगाता है। ही हैज़ वेरी गुड रीजन फॉर डूइंग दिस। और उनके पास बहुत अच्छा वजह है इस सब करने के लिए। चलिए आगे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन ऑन द पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर, द सॉइल में लॉस इंपॉर्टेंट मिनरल्स। वो कहता है कि अगर मैं एक ही तरह का, जैसे मान लो वीट को ही बार बार उगाता जाऊंगा, तो जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें ना एक तरह के मिनरल्स पूरे खत्म हो जाएंगे। और देखिए क्या होता है, जब अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाते हैं ना, अलग अलग फसल उगाते हैं ना, तो देखिए जिस क्रॉप को जिस तरह की मिनरल्स चाहिए होती है वो उस तरह का यूज कर लेता है, और दूसरी क्रॉप को जब दूसरे डिफरेंट टाइप के लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो उसको जिस तरह की मिनरल्स की जरूरत होती है उस तरह का लगाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक मिनरल्स को दूसरे टाइप के, दूसरे तरफ की फसल जो होती है, मान लो गेहूं हमने किसी ने उगाया, गेहूं को जो भी जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, कट गया, तो उसके जो बचे जो चीज़ें होती हैं, उससे ना जो बचा हुआ मिनरल्स है उसमें वापस सॉइल में मिल जाता है ना। और फिर मस्टर्ड लगाया तो मस्टर्ड को दूसरे टाइप के मिनरल्स चाहिए, तो इस तरह उसका मिनरल्स का सॉइल में क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, ठीक है।
सो इट इज गुड टू रोटेट वेरियस क्रॉप ऑन द फील्ड। ये अच्छा है कि घुमा घुमा, इसलिए क्या कहते हैं, बदल बदल कर क्या उगाते हैं क्रॉप्स में, मतलब अलग डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स एक फील्ड में लगाया जाता है। इट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसको क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं, जिसे क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र कहते हैं। इट कैन बैलेंस एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। इससे क्या होता है, सॉइल की जो स्ट्रक्चर है और उपजाऊ जो जिसमें उपजाऊ फर्टिलिटी है और स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होती है और उसका बैलेंस भी बना रहता है। इफ यू प्लक एन ईयर ऑफ व्हीट यू विल फाइंड दैट इट is covered with the big cluster of husk। अगर आप गेहूं का एक पौधा उखाड़ेंगे ना तो क्या होगा, देखेंगे आप उसमें देखेंगे कि उसमें बड़े बड़े बहुत सारे वो गेहूं जो होता है बहुत सारे भूसे से ढका होता है। हस्क इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मशीन। मशीनों से जो भूसा होता है उसका निकाला जाता है। इट इज देन क्रश्ड एंड ग्राउंड द मिल्स टू ऑब्टेन फ्लोर। अब उसके बाद उसको क्रश किया जाता है, चूरा कर दिया जाता है और पीसा जाता है मिल्स में, और उससे क्या मिलता है, आटा मिलता है। नेम 4 प्रोडक्ट दैट आर मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। गेहूं के आटे से बनने वाली 4 चीजों के नाम बताइए। देखिए सबसे पहले चपातीस बनती है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चपातीस। और क्या बनता है, ब्रेड बनता है ना, ब्रेड बनता है। और क्या बनता है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। पिज्जा जो होता है हमारा फ्लोर से बनता है ना, पिज्जा बनता है। और क्या बनता है, और सोचकर बताइए जल्दी से, क्या बनता है फ्लोर से, बहुत सारे देखिए मिठाइयाँ बनती हैं बहुत सारे, है ना, हलवा बनता है, पूरियाँ बनती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ पूरियाँ लिख देते हैं, ठीक है, पूरीज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने अमनजीत के फार्म को तो विजिट कर लिया। आगे जब मूव करते हैं, कौन सा फार्म में विजिट करने वाले हैं हम लोग, ये है कुंदन जोशी राइस फील्ड। अभी हमने गेहूं के फील्ड में, गेहूं के खेत में विजिट किया। अब यहाँ पास कुंदन जोशी के चावल के खेत में जो खेत है वहां विजिट करते हैं। जोशी लिव्स इन देहरादून इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड ग्रोस राइस। जोशी जो है वो कहाँ रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, उत्तराखंड जिस राज्य के, उत्तराखंड राज्य है वहाँ के देहरादून में रहते हैं। और क्या उगाते हैं, गेहूं चावल उगाते हैं। ग्रोइंग राइस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे इन विच व्हीट इज ग्रोन। जो चावल उगाने का जो तरीका है वो गेहूं उगाने से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप लोग तो जानते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में ज्यादातर चावल ही उगाया जाता है, पैडी उगाया जाता है, धान उगाया जाता है। राइस क्रॉप नीड टू लॉट ऑफ वाटर इन दी इनिशियल स्टेज। अलग अलग स्टेज में चावल के, देखिए इसलिए हम लोग बारिश में हमारे यहाँ धान उगता है ना, तो क्या होता है चावल का जो फसल होती है उसे अलग अलग स्टेज में क्या चाहिए होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है। राइस इज प्लांटेड टू इन straight lines and the farmer makes sure to leave plenty of space for each saplings to grow। जो चावल का जो होता है, धान का जो पौधे होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में उगाया जाता है। और जो किसान होते हैं वो ध्यान रखते हैं इस बात का कि जो उनके बीच में, जो पौधों के बीच में स्पेस रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जब एक एक पौधों को लगाते हैं, देखिए इस तरह पिक्चर बनाया, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे उगाते हैं। तो ये ऐसा गेहूं के साथ नहीं होता, चावल के साथ होता, मीन्स पैडी के साथ, जिसको हम पैडी कहते हैं, धान कहते हैं, ठीक है। पैडी फील्ड आर फ्लोडेड with water and after 3 to 6 months when the crop is ready field are drained and the plant cut down and left to dry। जब धान को क्या किया जाता है, पानी से भरा हुआ जो रहता है ना उसमें खेत में उगाया जाता है और 3 से 6 महीने तक उसमें रेडी होने के लिए लगते हैं, उसको बढ़ने में, पकने में लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब खेत सूख जाते हैं, खेत को सुखा दिया जाता है, सूख जाते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, उसको काट के सुखाया जाता है। नेम 2 अदर स्टेट्स इन इंडिया दैट प्रोड्यूस राइस। तो सबसे पहले तो हम अपने छत्तीसगढ़ का नाम लिख देते हैं ना। अभी देहरादून क्या है, वहां है देहरादून उत्तराखंड में। हमारे छत्तीसगढ़ में भी तो ज्यादातर क्या होता है, गेहूं राइस होता है। और वहाँ, और इसके अलावा और कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल लिख देते हैं, वहां भी राइस होता है ना, वेस्ट बंगाल।
ये भी एक स्टेट है इंडिया का जहाँ पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ उगाया, सॉरी धान उगाया जाता है। चलिए मूव करते हैं पेज नंबर में 280। So student, I think this is sufficient for today. Okay, let's complete it. Okay, this page, let's complete it, this page. A farm in Kolkata. कोलकाता का एक फार्म के बारे में बताया है. Now let us look at the large farm located in West Bengal near कोलकाता. वेस्ट बंगाल के कलकत्ता के पास का एक फार्म के में चलो विजिट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. द फार्म बिलोंग्स टू कैसिटो है कोई पर्सन, उसका ये फॉर्म है. ही कीप द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. वो इस फॉर्म में क्या करता है, बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे जानवर को रखता है. ही कीप्स हैंस, गीज, टर्कीज एंड डक्स इन वन पार्ट एंड काउज, buffaloes, pigs and goats in the other part of the farm. ये अपने पार्ट का जो फार्म है, उसका खेत है ना, उसको दो भागों में बांट दिया है. एक में क्या रखता है, जो क्या बोलते हैं, मुर्गियाँ, हंस और जो टर्कीज, जो और भी टर्कीज हैं, बदक हैं, इनको एक तरफ रखता है. और एक तरफ क्या रखता है, गाय, भैंस, सुअर्स और जो बकरियां हैं, इनको एक पार्ट में रखता है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैशिटोस फार्म वेयर द बर्ड्स आर reared फॉर देयर एग्स एंड द मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री. जो पहला पार्ट है जहाँ पर बर्ड्स रहती हैं, जहाँ पर वो अंडे देती हैं और रहती हैं, उस पार्ट को कहते हैं पोल्ट्री कहते हैं. क्या कहते हैं उसे, पोल्ट्री. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एनिमल इज फार्म टू बी गिवन गुड न्यूट्रिएंट्स डाइट एंड केप्ट टू क्लीन शेल्टर. ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए अच्छे अच्छे खाने दिए जाएं, उनका अच्छा डाइट जो हो, न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसमें, और उनका जो रहने का जगह हो साफ सुथरा हो. कैन यू गेस व्हाट द चिकन आर गिवन टू ईट. क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं चिकन्स को क्या क्या दिया जाता है खाने के लिए. बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं ना, उनके खाने का अलग से, उनका जो डाइट होता है ना, वो अलग से मिलता है, खाने की चीज़ें अलग मिलती हैं. दे ईट सीड्स एंड ग्रेन्स ऑफ व्हीट, कॉर्न, ओट्स एंड बार्ली. पैक्ड पोल्ट्री फीड इज ऑल्सो इंक्लूड फिश एंड मीट मील्स. जो ये चिकन्स होते हैं ना, जो मुर्गियाँ होती हैं, इनको क्या क्या दिया जाता है, गेहूँ और मक्के का, और जो ओट्स होते हैं ना इनका, और बार्ली का होता है, इनका ना जो छोटे छोटे दाने दिए जाते हैं. इसके अलावा पैकेज आता है पोल्ट्री के, जिसको इनको खिलाया जाता है. जो मछलियाँ पाली जाती हैं उनके लिए भी पैकेज आते हैं, बने रेडीमेड खाना आता है, उसमें सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं. और मीट, उसमें ना फिश और मीट के भी वो भी होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं, मतलब उन्हें केवल अनाज नहीं दिया जाता, ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं. दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द लेफ्ट ओवर द फिश एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. ये बनाया जाता है, जो फिश और मीट बनाने की जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहीं बनाया जाता है. ये A hen is ready to lay eggs when it is around 6 months old, and by 1 year it has laid most of the eggs. After that it is sold for its meat. जो मुर्गी होती है वो अंडे देना कब स्टार्ट करती है, जब वो 5-6 महीने की हो जाती है तो अंडा देना स्टार्ट करती है, और लगभग 1 साल में बहुत सारे अंडे दे देती है. उसके बाद उसको मीट के लिए बेच दिया जाता है. The second part of Cassio's farm is कैटल एंड डेयरी फार्म. जो दूसरा पार्ट है वो कैसिटो का, वो उसको कहते हैं कैटल और मतलब कैटल और डेयरी फार्म. पहले पोल्ट्री फार्म पहला पार्ट को, और दूसरे को कैटल फार्म या डेयरी फार्म कहते हैं. वहाँ दूध के लिए उसको रखा जाता है. हियर एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर देयर मीट एंड मिल्क. और यहाँ जो जानवर रखे जाते हैं उनसे दूध और मटन मांस के लिए उन्हें रखा जाता है. बोथ मिल्क एंड मीट बीइंग हाईली न्यूट्रियस, कैटल एंड डेयरी फार्मिंग इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो दूध और जो मीट होता है वो भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है. जितने न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा है वो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं. और जो कैटल फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग जो होती है पूरे दुनिया में फेमस है. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया. एंड आस्क योर पेरेंट्स विच एनिमल्स मिल्क इज यूज्ड फॉर योर होम. तो अपने पेरेंट्स से पूछकर यहाँ लिखना है कि आपके घर में जो मिल्क यूज़ होता है, दूध होता है, तो कौन से एनिमल का है. जिस एनिमल का यूज़ करते हैं उसको आप यहाँ लिखेंगे. विच अदर एनिमल प्रोड्यूस आर यूज्ड
इन योर हाउसेस बिसाइड मिल्क। और कौन से एनिमल्स के चीज़ें हैं जैसे मीट, एग, ये चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं। कौन कौन से एनिमल्स के ये प्रोडक्ट्स जो है, कौन से एनिमल्स के प्रोडक्ट्स हैं जो आप दूध के अलावा यूज़ करते हैं, उनके बारे में यहाँ लिखेंगे। ओके, सो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे, मीन्स 28 जनवरी। ओके, तो ये हो गया आपका होमवर्क। एंड जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को रीड करेंगे आप लोग, एंड दिस विल बी योर क्लास वर्क। सो स्टूडेंट, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। विल मीट इन आवर next class, next video, and till then stay safe, stay blessed, and be careful, and we'll read our remaining chapter in our next class. So keep doing and keep sending your classwork and homework. Have a nice day.